हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये तीनों विशेज़ मेरी इसलिए हैं कि आप जिस भी समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वेल विशेज़ हमेशा हमेशा आपके साथ है। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो टॉपिक हमारा होगा स्टोकियोमेट्री। हमारा टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा स्टोकियोमेट्री। अब ये स्टोकियोमेट्री क्या होती है इसको डिस्कस करना है। जनरली बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि स्टोकियोमेट्री और स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशंस क्या होती हैं। तो स्टोकियोमेट्री को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल रिएक्शंस को से कोरिलेट करेंगे कि स्टोकियोमेट्री कैसे बताई जाती है, कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, अगर हम ये बात करें तो केमिकल रिएक्शन के लिए हम क्या कहेंगे, द रीअरेंजमेंट। केमिकल रिएक्शन में की डेफिनेशन क्या कहती है, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन कहती है द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स between various molecules, the rearrangement of atom between various molecules of reactant, to form new molecule of product is called chemical reaction। इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मीन्स केमिकल रिएक्शन की हम लोगों ने डेफिनेशन डिस्कस करी कि ये केमिकल रिएक्शन क्या होती है। इट इज़ द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स बिटवीन वेरियस मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। यानी जब रिएक्टेंट के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है तो एटम्स के रीअरेंजमेंट से रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ कि हमने एक रिएक्शन का एग्जाम्पल लिया H2 + O2 गिव्स H2O। अब H2 + O2 गिव्स H2O में अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ट्रीट हुआ और वाटर प्रोड्यूस किया तो एक्चुअल में क्या हुआ, इन्वॉल्व कौन हुआ है रिएक्शन में, पार्ट कौन कर रहा है, मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। यहाँ क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और बन क्या रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल। लेकिन पार्ट तो करते हैं किसी रिएक्शन में, पार्ट तो करते हैं मॉलिक्यूल्स, लेकिन रीअरेंज कौन होते हैं, रीअरेंज होते हैं एटम्स। फॉर एग्जांपल, जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कब ट्रीट करा होगा, यानी जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कुछ इस कंडीशन में होगा और O2 और O2 कुछ इस कंडीशन में होगा। जब हाइड्रोजन का ये बॉन्ड टूटा होगा, ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड टूटा होगा, दोनों हाइड्रोजन फ्री हो गए होंगे, दोनों ऑक्सीजन फ्री हो गए होंगे। तो इस तरीके से यहाँ से एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन मिलके आपस में कनेक्ट हो गए होंगे, बॉन्ड बना लिया होगा और वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया होगा। तो इन शॉर्ट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कौन होते हैं, मॉलिक्यूल्स, लेकिन रीअरेंज कौन होता है, रीअरेंज होते हैं एटम्स। एटम्स आपस में क्या हो गए, रीअरेंज, और रीअरेंज होके वो क्या बना देते हैं, रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में। तो ये होती है केमिकल रिएक्शन। मींस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके मॉलिक्यूल्स और रीअरेंज हो रहे हैं आपके एटम्स। अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल, रीअरेंज हो रहे हैं एटम्स, और हमने पढ़ा है अपनी प्रीवियस स्टडीज़ में, हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन या कोई भी केमिकल इक्वेशन तब कंप्लीट होती है या तब पॉसिबल होती है जब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है का मतलब क्या होता है, ये लॉ कहता है कि द मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। अगर मैं रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए और रिएक्टेंट जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास। अब कंजर्वेशन ऑफ मास को, क्या ये रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, यहाँ ऑक्सीजन के भी 2 एटम दिख रहे हैं हमें, यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम हैं लेकिन ऑक्सीजन का 1 है। मीन्स ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। तो अगर कोई रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है तो हमें किसी रिएक्शन को कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू फॉलो कराना है तो एक्चुअल में वो बैलेंस होनी चाहिए, दैट शुड बी बैलेंस। तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की नीड पड़ती है कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। अगर रिएक्शन बैलेंस है तो वो रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, अगर वो रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो वो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती है। और अगर कोई रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती है तो केमिस्ट्री में वो क्या होती है, केमिस्ट्री में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी हमारी केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस के दौरान या केमिकल कैलकुलेशन में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हम अगर इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से कन्वर्ट करें तो हम क्या करेंगे, तो हम इस रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। अब हम इस रिएक्शन को सपोज करते हैं बैलेंस करते हैं, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मेरे पास 2 पैटर्न होंगे कि मैं H2 + ½ O2
गिव्स H2O लिख दूँ तो भी यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस है। इस 2 से 2 कट जाएगा तो ऑक्सीजन अकेला बचेगा और H2 यहाँ बचेंगे, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इक्वेशन बैलेंस है। और इस रिएक्शन को मैं ऐसे भी बैलेंस कर सकता हूँ, H2 प्लस 2O2, H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो मैं इसको ऐसे भी बैलेंस कर सकता हूँ। तो क्या ये दोनों पैटर्न सही हैं? अब कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर ये हाफ लगाया तो क्या ये पैटर्न सही है? देखिए, अगर यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर हाफ लगाया है तो मैथमेटिकली, अगर मैं कहूँ कि मैथमेटिकली क्या ये सही है, तो मैथमेटिकली ये रिएक्शन बिल्कुल सही है। मैथ्स के हिसाब से ये रिएक्शन बिल्कुल सही है। जितने हाइड्रोजन है उतने ऑक्सीजन है और वाटर का मॉलिक्यूल है, मैथमेटिकली सही है। क्या ये केमिकली सही है? तो ये केमिकली रिएक्शन सही नहीं है। अब ये केमिकली रिएक्शन सही क्यों नहीं है? तो उसका रीज़न है क्योंकि ये O2 का मॉलिक्यूल है और कोई भी मॉलिक्यूल कभी भी आधा नहीं होता है। कोई भी मॉलिक्यूल एक हो सकता है लेकिन आधा मॉलिक्यूल नहीं होता है। तो इसलिए ये केमिकली ये रिएक्शन सही नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली ये रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ देखें तो ये मैथमेटिकली भी और केमिकली भी ये रिएक्शन सही है। अब बारी आती है कि जब हमने रिएक्शन को बैलेंस किया तो एक्चुअल में बैलेंस जब हम रिएक्शन को करते हैं तो हम एक्चुअल में किसी रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री अरेंज कर रहे होते हैं। यानी हम जब किसी रिएक्शन को बैलेंस कर रहे होते हैं तो हम उस रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री अरेंज कर रहे होते हैं। और हमने इस रिएक्शन को जब बैलेंस किया तो एक्चुअल में हमने इसकी क्या अरेंज करी? स्टोकियोमेट्री अरेंज करी। तो अब बारी आती है कि स्टोकियोमेट्री क्या होता है वो आप लोगों को बताया जाए। तो होप आपने ये देख लिया होगा। अब स्टोकियोमेट्री क्या होता है तो मैं इसकी स्टोकियोमेट्री की डेफिनेशन यहीं कवर कर लेता हूँ। आप इसकी डेफिनेशन को एक बार देख लीजिए, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन के बाद अब हम स्टोकियोमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हाट इज स्टोकियोमेट्री? एक्चुअल में स्टोकियोमेट्री क्या होती है, क्योंकि हमें तो स्टोकियोमेट्री पर आना था। तो इन शॉर्ट हमने क्या देखा कि किसी रिएक्शन को बैलेंस करते समय जो भी हम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम उसकी स्टोकियोमेट्री को अरेंज कर रहे होते हैं। और स्टोकियोमेट्री क्या कहलाती है? तो स्टोकियोमेट्री डेफिनेशन वाइज होती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड calculations related to it and calculation related to it। यानी स्टोकियोमेट्री क्या होती है? स्टोकियोमेट्री किसी केमिकल रिएक्शन की स्टडी होती है और केमिकल रिएक्शन की स्टडी होती है और केमिकल रिएक्शन में जितनी भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती हैं उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? स्टोकियोमेट्री बोलते हैं। तो क्लियर हो गया, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना और उससे जितनी भी उस रिएक्शन के अंदर जितनी भी कैलकुलेशंस हैं उनकी स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? स्टोकियोमेट्री बोलते हैं। अब जब हम किसी रिएक्शन को बैलेंस कर रहे होते हैं तो बैलेंस करते समय हम जो भी डिजिट का यूज़ करते हैं एक्चुअल में उन डिजिट्स को, या हम कहें कि उन नंबर ऑफ एटम्स को, उन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स को, या हम कहें कि उन्हें उन नंबर्स को जिनको हम यूज़ करते हैं, उन नंबर्स को जिनको हम यूज़ करते हैं वही नंबर्स क्या कहलाते हैं? यहाँ पर वही नंबर्स होते हैं यहाँ पर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। मींस किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए हम कोई डिजिट यूज़ करते हैं। जैसे इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने ये डिजिट यूज़ करी, इसको रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने ये डिजिट यूज़ करी, ये डिजिट यूज़ करी। तो जो भी डिजिट हम किसी मॉलिक्यूल या एटम के आगे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यूज़ करते हैं वो क्या कहलाती हैं? वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और किसी रिएक्शन को मैथमेटिकली किसी नंबर्स के थ्रू बैलेंस करने को ही हम क्या बोलते हैं? स्टोकियोमेट्री। और जब कोई रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस हो जाती है, यानी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने लगती है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज द स्टोकियोमेट्रिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? स्टोकियोमेट्रिक रिएक्शन। और जो भी अब इससे आगे हम जो भी कुछ इस रिएक्शन के लिए स्टडी करेंगे या इस रिएक्शन के लिए कैलकुलेशंस करेंगे वो क्या होंगी? तो वो होंगी स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। उनको हम क्या बोलेंगे? स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो इन शॉर्ट आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कोई केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो मॉलिक्यूल्स करते हैं लेकिन रीअरेंज एटम्स होते हैं। और जब कोई रिएक्शन होती है वो रिएक्शन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो ना करे। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। और जब हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में हम रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री अरेंज कर रहे हैं।
और स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्टडी करना और उसकी कैलकुलेशंस की स्टडी करना, कैलकुलेशंस की स्टडी करने को ही हम स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। और जब रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है तो जो भी नंबर हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स के आगे यूज करते हैं उनको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोला जाता है, और जब रिएक्शन बैलेंस हो जाती है तो उसको स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन बोला जाता है। और जब हम उस रिएक्शंस को बैलेंस कर रहे होते हैं या उसकी स्टडी कर रहे होते हैं तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। और जब कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो वो कैसी रिएक्शन होती है, वो नॉन स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन होती है, यानी उसकी स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब होती है, यानी वो बैलेंस नहीं होती है। और कोई रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन तब कहलाएगी जब वो बैलेंस होगी। तो होप आपको ये कंसेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा। अब जब आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं तो अब हम बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की। तो चलिए अब स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की क्या बात करेंगे वो डिस्कस करते हैं। तो हम जब इस स्टोइकियोमेट्री की कैलकुलेशंस करते हैं तो स्टोइकियोमेट्री की कैलकुलेशन, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कैसे करते हैं ये अब हम लोग देखेंगे। या हम कहें कि स्टोइकियोमेट्री का क्वांटिटेटिवली स्टडी करते हैं। चाहे तो हम उसको क्या बोले, क्वांटिटेटिवली स्टडी बोल रहे हैं, या हम कहेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं। तो हम कितने टर्म्स में करते हैं, तो हमारे पास जनरली 4 टर्म्स होते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी हम मॉलिक्यूल्स के टर्म में उस किसी रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ मोल्स, हम मोल्स के टर्म में उस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक स्टडी कर सकते हैं। थर्ड होता है इन टर्म्स ऑफ मास, हम मास के टर्म में किसी रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर सकते हैं या उसकी स्टडी कर सकते हैं। और फोर्थ होता है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के टर्म में हम किसी रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को कैलकुलेट कर सकते हैं। और किसी भी रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री की कैलकुलेशन तभी पॉसिबल है जब रिएक्शन बैलेंस होगी, और किसी बैलेंस रिएक्शन को ही स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन बोला जाता है। तो होप आप इसको देख लीजिए, यानी इन 4 टर्म्स में हम किसी रिएक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। अब एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, या चलिए मैं पहले यहाँ एग्जाम्पल लिख लेता हूँ फिर आगे बात करेंगे। हमने सपोज करो जैसे अभी जो एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, H2 + O2 गिव्स H2O। तो अभी बताया था जब ये बैलेंस नहीं है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है, तो ये कैसी है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन है। जब हमने इसको बैलेंस किया था तो हम बैलेंस करके लाए थे 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। तो एक्चुअल में ये कैसी रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन है, और कैसी, स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है, स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन है। और इसमें जो हमने नंबर यूज़ करे हैं, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इनको हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोलते हैं। और अब हम बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के टर्म में स्टडी की। तो फर्स्ट टर्म में हम स्टडी कैसे करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के टर्म में हम स्टडी कैसे कर सकते हैं, हमें यहाँ दिख रहा है कि ये रिएक्शन में कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ कितना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल। और यहाँ वाटर का कितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, 2 मॉलिक्यूल। तो हम क्या कह सकते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में रेशियो कितना है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में है 2:1:2 का रेशियो। किसके बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल के बीच में। तो ये क्या है, हमारी स्टोइकियोमेट्रिक स्टडी है, किन टर्म में, मॉलिक्यूल्स के टर्म में। तो क्या रेशियो है, हमसे कोई पूछे इस रिएक्शन के रिएक्टेंट और मॉलिक्यूल्स के रेशियो क्या है, तो रिएक्टेंट और मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या है, 2:1:2 रेशियो है। वहीं पर हम इस रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्टोइकियोमेट्री के बेस पर, पहले टर्म के हिसाब से हम कह सकते हैं कि व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 इज रिएक्टेड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 इट विल प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यानी जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये डाटा फिक्स है कि वो कितने मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। यानी 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जब एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करेंगे तो वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेंगे। तो रेशियो हमारा यही रहना है, ठीक है। तो इसी को हमने क्या बोला, ये स्टडी कैसी है, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब बारी आती है दूसरी स्टडी की। तो दूसरी स्टडी कौन सी है, तो दूसरी स्टडी हमारे पास होगी इन टर्म्स ऑफ
इन टर्म्स ऑफ क्या, तो इन टर्म्स ऑफ मोल्स। अब मोल्स के हिसाब से हम बात करें तो हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन के कितने मोल इन्वॉल्व हैं, 2 मोल्स, ऑक्सीजन के कितने मोल इन्वॉल्व हैं, 2 मोल, और वाटर के कितने मोल इन्वॉल्व हैं, 2 मोल्स। मीन्स अब हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो अब हम इसी रिएक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इट विल प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर। यानी जब 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं तो 2 मोल वाटर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, या 2 मोल वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ऐसी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, या सॉरी मोल्स। पहली वाली स्टडी थी इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, सेकंड वाली स्टडी हो गई इन टर्म्स ऑफ मोल्स। इसी तरीके से थर्ड स्टडी जो होगी वो कौन सी होगी, चलिए मैं ऊपर कर देता हूं। तो ऊपर वाली थर्ड स्टडी में हम कहेंगे इन टर्म्स ऑफ मास। मास के टर्म में हमें स्टडी करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ मास निकालूं तो हाइड्रोजन का मास होता है 1 और कितने हाइड्रोजन है 2, और बाहर कितना है 2, तो ऑल ओवर कितना हो जाएगा 4, ठीक है 4। ऑक्सीजन का मास निकालूं तो 16 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 32, और वाटर का मास निकालूं तो कितना होगा 1 इंटू 2 प्लस 16, अब बाहर 2 है तो ऑल ओवर कितना हो जाएगा 30, सॉरी यहाँ पर कितना है 36 हो जाएगा, यानी 1 इंटू 2 प्लस 16 का ट्वाइस करेंगे तो ये ऑल ओवर कितना आएगा 36। तो ये क्या है, ये स्टडी कैसी है, इन टर्म्स ऑफ मास। अब मैं क्या कह सकता हूं, अब मैं मास के टर्म में भी इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकता हूं। कैसे, मैं कहूंगा कि जब 4 ग्राम हाइड्रोजन, व्हेन 4 ग्राम हाइड्रोजन इज ट्रीटेड विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इट विल प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ वाटर। यानी जब 4 ग्राम हाइड्रोजन 36 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है तो 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करती है तो 36 ग्राम वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती है। तो इस तरीके से ये कौन सी है, इन टर्म्स ऑफ मास, ये थी इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, और ये थी इन टर्म्स ऑफ मोल्स। अब बारी आती है इसी रिएक्शन में हम वॉल्यूम के टर्म में स्टडी करें। तो जब हम इस रिएक्शन की वॉल्यूम के टर्म में स्टडी करते हैं, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इसी रिएक्शन को। तो अगर हम देखें इस रिएक्शन की इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो बच्चों वॉल्यूम के टर्म में सबसे पहली बात कि वॉल्यूम का टर्म यूज़ कब किया जाएगा, तो वॉल्यूम का टर्म यूज़ किया जाएगा जब रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारा किस कंडीशन में हो, गैसियस हो, पहली कंडीशन। और वॉल्यूम तब यूज़ किया जाता है जब हमें कंडीशंस एसटीपी पर दी हो। तो आप लोगों को पता है, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में मोल्स वाली क्लास में देखा था कि 1 मोल्स एसटीपी पर, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 मोल ऑलवेज टू इक्वल होता है, 1 मोल की वैल्यू होती है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम के टर्म में अगर मैं बात करूं तो पहले मैं मोल्स के टर्म में इसको डिफाइन करूं तो ये क्या होगा, ये 2 मोल्स हैं, ये 2 मोल्स हैं, तो ये कितना है, ये 1 मोल्स है, 1 मोल ऑफ O2 है, और वाटर का मॉलिक्यूल कितना प्रोड्यूस हो रहा है 2 मोल। और हमें पता है अगर हम कहें कि एसटीपी पर वॉल्यूम, एसटीपी पर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम, एसटीपी पर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, एसटीपी पर 1 मोल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है 22.4 लीटर। 1 मोल की जब 22.4 लीटर होती है तो 2 मोल की कितनी होगी 22.4 इंटू 2 मीन्स 44.8 लीटर होगी या नहीं, और ये भी 2 मोल है तो क्या होगा 44.8 लीटर। तो ये स्टडी कैसे है, ये है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी। अब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अब हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन 44.8 लीटर ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इट विल प्रोड्यूस 44.8 लीटर वाटर, इट विल प्रोड्यूस 44.8 लीटर वाटर। तो इस तरीके से किसी अनबैलेंस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टोक्योमेट्रिक रिएक्शन। जब हम किसी रिएक्शन को बैलेंस कर रहे होते हैं तो एक्चुअल में हम उसकी स्टोक्योमेट्री अरेंज कर रहे होते हैं, और स्टोक्योमेट्री अरेंज करते समय या रिएक्शन को बैलेंस करते समय जो डिजिट, न्यूमेरिक डिजिट हम यूज़ करते हैं वो क्या कहलाती है, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। और स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जब रिएक्शन बैलेंस हो जाती है स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से, तो उस बैलेंस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टोक्योमेट्रिक रिएक्शन बोलते हैं। और
अब जो भी कैलकुलेशन हम रिएक्शन के केस में करेंगे वो क्या कहलाएगी, स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन कहलाएगी। और जो डिजिट्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोला जाता है, ठीक है। और हमने यहाँ पर पहली स्टडी मोल्स मॉलिक्यूल के टर्म में करी थी, तो इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल स्टडी हो गई। फिर हमने मोल्स के टर्म में स्टडी करी तो इन टर्म्स ऑफ मोल्स स्टडी हो गई। इन टर्म्स ऑफ मास के टर्म में हमने स्टडी करी तो ये इन टर्म्स ऑफ मास के टर्म में स्टडी हो गई, यानी हम मास के टर्म में इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हमने इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के टर्म में भी स्टडी कर ली। तो इस तरीके से हम एक रिएक्शन को इन 4 तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं। आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल से आगे डिस्कस करते हैं, यानी एक एग्जाम्पल लेते हैं और कुछ कैलकुलेशंस करते हैं स्टोक्योमेट्रिक बेस पर। देख लीजिए आप इसको। चलिए, होप आपने ये रिएक्शंस ये सारा कंसेप्ट देख लिया होगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इससे आगे का पार्ट। इससे आगे का पार्ट डिस्कस करें तो हम क्या करें, हम एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल से हम कुछ कैलकुलेशंस करना स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या एग्जाम्पल है। कोई भी रिएक्शन का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया कि सपोज करते हैं N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। हमने ये बैलेंस इक्वेशन ली है। जब ये बैलेंस इक्वेशन है तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द स्टोक्योमेट्रिक रिएक्शन। अब ये स्टोक्योमेट्रिक रिएक्शन है, अब मुझे स्टडी करनी है इसकी, किस चीज़ की, तो मैं चाहता हूँ इसके मॉलिक्यूल्स की स्टडी करना, मैं चाहता हूँ इसके मोल्स की स्टडी करना, मैं चाहता हूँ इसके मास की स्टडी करना, मैं चाहता हूँ इसके एटम्स की स्टडी करना, मैं चाहता हूँ इसके वॉल्यूम की स्टडी करना, ठीक है। तो सारी स्टडीज़ को हम क्या बोलते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन और उसके कैलकुलेटेड स्टडी को क्या बोला जाता है, स्टोक्योमेट्री। तो हम उसकी स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो नाइट्रोजन कितने मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, तो क्या है 1 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, तो 3 मॉलिक्यूल। अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल हैं, तो हम कहेंगे 2 मॉलिक्यूल। मींस क्या स्टडी हुई, हम कह सकते हैं व्हेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ट्रीटेड विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन इट विल प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। 1 molecule of nitrogen treated with 3 molecule of hydrogen it will produce 2 molecule of ammonia। इसी तरीके से मोल्स के टर्म में मैं क्या कह सकता हूँ, नाइट्रोजन 1 मोल होगा, हाइड्रोजन 3 मोल होगा, और जो हमारा अमोनिया है वो भी क्या होगा 2 मोल। तो हम क्या कहेंगे, व्हेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ट्रीटेड विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन इट विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। इसके बाद मास के टर्म में अगर मैं नाइट्रोजन का मास निकालूं तो 1 नाइट्रोजन का एटम का मास होता है 14 और ये हो जाएगा 28। हाइड्रोजन का ऑल ओवर जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा 6 ग्राम और ये हो जाएगा 34 ग्राम। तो हम क्या कह सकते हैं, व्हेन 28 ग्राम नाइट्रोजन ट्रीटेड विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इट विल प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो ये कैसे स्टडी हुई, मास के टर्म में। एटम्स के टर्म में बात करूँ, देखो ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बना है, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन से। यहाँ पर क्या है, 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है और 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। देखिए आप बैलेंस है या नहीं है, एटम्स हमेशा बैलेंस होते हैं। स्टार्टिंग में बताया कि मॉलिक्यूल पार्ट करते हैं और एटम रीअरेंज होते हैं। तो एटम भले ही रीअरेंज हुए हैं लेकिन एटम इधर प्रोडक्ट साइड में 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन है। तो एटम वाइज भी स्टडी हो गई। वॉल्यूम वाइज स्टडी करें तो ये कितना है, 1 वॉल्यूम, और 1 वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है एसटीपी पर, 22.4 लीटर। ये कितना है, 3 वॉल्यूम, और 3 वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी, तो 22.4 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 4 12 का 2 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, 3 2 6, 67.2 लीटर। सॉरी ये तो 2 है, तो ये 2 मोल, 2 वॉल्यूम, तो 3 वॉल्यूम, ठीक है। 67 पॉइंट कितना आया था, 2 लीटर, ठीक है। और यहाँ कितना है, 2 वॉल्यूम है, तो यहाँ 2 वॉल्यूम है, तो ये क्या हो जाएगा 22.4 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 44.8 लीटर। तो इस तरीके से हमने सारी स्टडीज़ कर ली, इस तरीके से हमने सारी स्टडीज़ कर ली। अब अगर हमने इस तरीके से सारी स्टडीज़ कर ली हैं तो अब हम डिस्कस करेंगे इससे आगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट कि स्टोक्योमेट्री पर किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको हिंट दे देता हूं कि आपको यहाँ से कहेगा एक मॉलिक्यूल पार्ट करता है तो बताइए उसके अंदर मास कितना होगा। तो अगर एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के आपस में रिएक्ट करते हैं तो बताइए अमोनिया का कितना मास बनेगा। या हम कहें कि अमोनिया का 34 ग्राम
जब डिसोसिएट होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, तो बताइए अमोनिया का 34 ग्राम कितने मोल्स में कितने मोल्स प्रोड्यूस करेगा नाइट्रोजन के। यानी ये दे के आपसे मॉलिक्यूल पूछ लेगा, मॉलिक्यूल दे के मोल पूछ लेगा, मोल पूछ के मोल दे के आपसे मास पूछ लेगा, मास दे के आपको वॉल्यूम पूछ लेगा। यानी इन सब में आपस में कोरिलेशन देता है इन न्यूमेरिकल्स में। कैसे करता है तो अभी हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। चलिए आप यहाँ तक देख लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स। देख लीजिए आप इसको।